जेफरी एप्स्टीन इतना ताकतवर कैसे हुआ, उसका एजेंडा क्या था, कैसे उस शख्स ने दुनिया के बड़े ताकतवर लोगों को अपने कदमों के ऊपर झुकाए रखा और अब तक मजीद जो इस्तीफे हैं उनकी भी बाज़गश्त सुनाई देती है। एप्स्टीन फाइल्स को पढ़ने के लिए एक उम्र दरकार है, एक उम्र दरकार है, एक उम्र। और ये हम नहीं कह रहे, ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में जेफरी एप्स्टीन के मुतालिक क्या चल रहा है? थैंक यू अस्लान, मुझे मौका देने के लिए एक दफ़ा फिर। और एप्स्टीन फाइल्स को पढ़ने के लिए एक उम्र दरकार है, एक उम्र दरकार है, एक उम्र। और ये हम नहीं कह रहे, ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है। ओके। और न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि इतना पाइल अप है, 35 लाख डॉक्यूमेंट्स अगर एक जगह पे रख दिए जाएं तो अमेरिका की जो एम्पायर स्टेट है, 113 मंजिला इमारत, उससे भी वो ज़्यादा बनता है। और दूसरी तरफ अमेरिका के जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच हैं, वो कहते हैं ये डॉक्यूमेंट इतने ज़्यादा हैं कि अगर इन्हें खड़ा कर दिया जाए तो 2 आईफल टावर बनते हैं। तो ये जो ट्रिमर हैं, इस वक्त जल्जला तो आ चुका हुआ है, लेकिन ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं ये हिलती रहेंगी, ये झटके जो हैं जल्जले के ये आते रहेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात जो है ना उससे स्टार्ट करता हूँ कि एप्स्टीन एक जो देवमलाई किरदार है यूनान का, ग्रीक माइथोलॉजी का एक गॉड है, उसे कहते हैं पोजाइडन, उससे बड़ा इम्प्रेस था। ओके। और उसे कहते हैं समंदरी खुदा जो जल्जले लेके आता है, जो जिसको अपना हॉर्सेस के ताकत के मुतालिक भी उसके साथ जोड़ा जाता है और फिर मर्दानगी के कॉन्टेक्स्ट में भी उसको बड़ा लेबल किया जाता है। ठीक है। और यही पोजाइडन जो है उसके आइलैंड की वो एक खुफिया इमारत जिसका हम आगे तज़किरा करेंगे, जी। उसकी छत पे बना हुआ था। ओके। तो जो आर्किटेक्ट हैं दुनिया के, जो इस चीज़ को समझते हैं सिंबलिज्म को कि इनका मतलब क्या है इन सिंबल्स का, वो कहते हैं उसकी नफ्सियात ऐसी थी कि वो खुद को पोजाइडन के तौर पे देखता था कि एक ऐसा द्योता जो समंदरों पे हुकूमत करता है और एक ऐसी सल्तनत का मालिक जहाँ पे ज़मीनी कानून लागू नहीं होता। और उसका जजीरा समंदरों के ऊपर था, वर्जन आइलैंड में। द लिटिल जेम्स एंड द ग्रेट जेम्स दोनों आमने सामने थे। बिल्कुल ठीक है। और देख लें वो जल्जले तो लेके आ रहा है अपने मरने के बाद भी अभी तक। तो सवाल नो डाउट इंफॉर्मेशन तो मैट्रिक टन्स इंफॉर्मेशन है, पार्लियामेंट से लेके पैलेसेस तक हिल गए हैं। और अभी तक पूरी दुनिया, पर्टिकुलरली मगरिब की बात करें तो आप उनकी देख लें, सेंट्रल यूरोप को, वेस्टर्न यूरोप को देख लें और आप ईस्टर्न यूरोप को देख लें, हर जगह पे उनकी गवर्नमेंट्स ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन हो रही है सरकारी सतह पे और इस्तीफों की लाइन लगना शुरू हो गई हुई है। बिल्कुल ऐसे। इस्तीफों का ये कतन मतलब नहीं है कि उनकी जान खुलासी हो गई। अभी इन्वेस्टिगेशन में जो जो मुजरिम साबित होगा वो डेफिनेटली ट्रायल के अंदर जाएगा। बिल्कुल ऐसे। प्रॉब्लम ये है कि जितने डॉक्यूमेंट्स बाहर आए हैं वो अभी तक ये नहीं बता पा रहे कि वो सिस्टम काम कैसे करता था। बिल्कुल ठीक है। वो किस तरीके से 40 साल तक इस सिस्टम को रन करते हुए बचता रहा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बिल्कुल। फिर इस सारे प्रोसेस, क्योंकि ये इतना रिगरस प्रोसेस है। देखें, रियासत का एक जो आप कह लें कि ऑपरेशनल जो उसका मनूवर करने का सिस्टम है वो भी इतना बड़ा नहीं जितना एप्स्टीन का। देखें, एक पाकिस्तानी रियासत को भी देख लें तो वो उसकी लिमिटेशन है। बिल्कुल ऐसे ही, जिसके अंदर वो पूरे ये एरिया को, लोगों को, अपने इंटरेस्ट को मैनेज कर रही है। वो तो ऐसा है कि वो रशिया के अंदर भी मनूवर कर रहा है, वो सेंट्रल यूरोप में कर रहा है, वेस्टर्न यूरोप में कर रहा है, मिडल ईस्ट के अंदर कर रहा है, इंडिया के मामलात को देख रहा है। और वो अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पे भी उसका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है। याद रखें, इंटरेस्ट नहीं है, उसके लोग हैं। एक वक्त में लगता है कि एक कंट्री की इतनी एम्बेसी नहीं है जितने एप्स्टीन के लोग काम कर रहे हैं। कोई पोलियो वर्कर का काम कर रही है फील्ड, उसे रिपोर्ट्स भेज रही है वर्जन आइलैंड में नसरा हसन। बिल्कुल। कोई अफगानिस्तान के अंदर उसके ऑपरेटिव्स हैं जो वहाँ से बता रहे हैं मुल्ला उमर की डेथ हो चुकी है, अब वहाँ की लीडरशिप क्या होगी। और फिर वो मुलाकातें कर रहे हैं अनिल अंबानी के साथ, जो हमने लास्ट टाइम बात की। इंडिया भी उसके रेंज के अंदर है। फिर उसके रडार के ऊपर रशियंस हैं, वो रशियन इंटेलिजेंस के साथ भी रब्ता कर रहा है। वो फ्रांस के कल्चर के मिनिस्टर को कह रहा है फैशन शो के लिए लड़कियां सप्लाई करो। वो ईस्टर्न यूरोप की रिक्रूटमेंट एजेंसी को कह रहा है हाँ भाई नई लड़कियां जो हैं वो जल्दी से सप्लाई करो। मतलब आप देखें, बैंकिंग चैनल से लेके बंदरगाहें तक उसके कंट्रोल के अंदर है।
मतलब बिल्कुल। यू नेम इट, पार्लियामेंट से लेके पैलेसेस तक उसकी गूंज है, उसकी बाज गश्त है। तो वो कैसे बचता रहा 40 साल तक? उसकी फंडिंग कौन कर रहा था? और जो डाटा उसके पास था, क्या उसने ये डाटा किसी को शेयर भी किया कि नहीं किया? इस पूरी फाइल्स में अभी तक एक फाइल नहीं ये बता रही कि क्या उसने इन तमाम जितनी ताकतवर बासर शख्सियात थी दुनिया की, उनको ब्लैकमेल किया कि नहीं। बात फिर वहीं पे ख़त्म होती है। वो 26 लाख डॉक्यूमेंट्स जो अभी तक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास पड़े हुए हैं, जब तक 26 लाख फाइल्स अरसलान सामने नहीं आएंगी, 26 लाख फाइल्स हैं और इन फाइल्स के अंदर वीडियोस हैं, इनके अंदर ईमेल्स हैं, इनके अंदर बैंकों की रसीद है, इनके अंदर ख़तो किताबत है। मतलब हमें तो इसके अंदर वो अभी तक उसकी ब्लैक जो अपना कहते हैं सबसे बड़ी बुक है, छोटी जो बुक जो कि उसके हाउस मैनेजर, कोई कह रहा है कि वो वहाँ के ऊपर जो है हाउस कीपर था जिसने एक स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू FBI के एजेंट को दी, और उसकी वीडियो भी वायरल है, वो भी हम देख सकते हैं। बिल्कुल भाई उसके अंदर किस किस का नाम है, क्या सारे नाम बाहर आ गए? और सबसे बड़ी बात, ये डाटा वो अकेला तो कलेक्ट नहीं कर रहा, क्या ये फाइल्स हार्ड कॉपी में कॉपी होकर किसी और के पास भी है दुनिया में, या सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास है? और फिर अब तो वो गुफ्तगू हो रही है क्योंकि इतनी कंस्पिरेसी थी नहीं है, वो जिंदा भी है या मर गया, ये भी है। बिल्कुल ऐसे लोग इस पे बात कर रहे हैं भी, उसकी लाश कहाँ पे है, कहाँ जनाजा हुआ, किसने देखा उसको। ये चीजें भी बहुत ज्यादा जो हैं और ज्यादा सस्पेंस क्रिएट करती हैं, थ्रिल करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अभी तक अमेरिका के अंदर कोई बड़ा बुर्ज नहीं गिरा। देखिए दुनिया के अंदर पैलेसेस हिल गए और इस्तीफे आ गए, इंक्वायरियां बैठ गई, लेकिन अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट अभी तक इंक्वायरी नहीं बिठा रही। हाँ, कांग्रेस की हाउस ओवरसाइट जो कमेटी है उसके सामने ग्लेन मैक्सवेल पेश हो गई। उसने पेश होके क्या कहा? उसने कहा कि मैं 5th अमेंडमेंट, जो मेरा राइट है खामोश रहने का, मैं वो इख्तियार करती हूँ। एक सवाल का जवाब नहीं दिया। जबकि कुछ अर्सा पहले टॉड ब्लैंच जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल है, उसके साथ तो उसने घंटों का इंटरव्यू दिया, वो बड़ी कंफर्टेबल थी। उसके बाद उसको फ्लोरिडा की जो इंतहाई सख्त हिफाजती हिसार वाली जेल है उससे निकाल के उसको यहाँ पे ले आए, न्यूयॉर्क की वो जेल जिसमें मिनिमम सिक्योरिटी है। और अगर मैं सहूलतें बताऊं तो अरसलान, वो ये सहूलतें वही हैं जो पाकिस्तान में किसी ताकतवर को यहाँ के ऊपर मिलती हैं। और उन सहूलतों के अंदर कस्टमाइज्ड मील्स हैं, वो अपनी मर्जी का खाना मंगवा सकती है, खा सकती है। अगर बर्गर खाना चाहे, कोई चीज़ भी खाना चाहे तो वो आ जाएगा। उसके अलावा स्पेशल प्रिविलेज उसको मिला हुआ है, कोई उसकी प्राइवेसी में इंटरप्ट नहीं करेगा, क्योंकि 5 लोग जिस सेल में होते हैं उसमें वो अकेली रह रही है, कोई और इनमेट, कोई और कैदी उसके साथ नहीं। फिर विजिटिंग आवर जितने उसको मुयस्सर हैं, किसी और कैदी को नहीं। जितने लोग चाहें आ जाके मिलें, जितनी देर तक मिलें, और प्राइवेट मीटिंग हो सकती है। और सर्विस डॉग उसको दिया गया जिसके साथ वो एंजॉय करती है, ठीक है, वॉक कर सकती है वहाँ के ऊपर। और फिर सबसे बड़ी बात, उसके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए वहाँ पे जो अमला सिक्योरिटी का है वो उसके साथ मिल के काम कर रहा है। ये तो वही मामला हो गया जो 2008 में एप्स्टीन के साथ था। 12 घंटे दफ्तर कर लो काम और 12 घंटे आके सो जाता था। और फिर उसके बाद इतने ज्यादा जराइम साबित होने के बावजूद उसे छोटी सी सजा दी गई। और फिर ग्लेन मैक्सवेल क्या कह रही है वहाँ पे, हाउस ओवरसाइट जो कमेटी है जो इस सारे मामले को देख रही है, कि अगर मुझे सदर क्लीमेंसी देते हैं, अगर मुझे माफ़ी मिलती है, सदारती माफ़ी मिलने की सूरत में मैं बताऊंगी कि कौन लोग थे, क्या हालात थे। इससे एक चीज़ साबित होगी, सदारती माफ़ी मिले ना मिले, उसको बहुत कुछ ऐसा पता है जो अभी तक सामने नहीं आया। इसका मतलब है वो भी एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव है, चलती फिरती। अच्छा, ग्लेन मैक्सवेल अगर जुबान खोलती है तो आपको क्या लगता है कितने राज पोशीदा होंगे? मैं तो आपको बता रहा हूँ, वो 1980 से 2019 तक इसके साथ थी। 40 साल का टाइम है। जब वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ती थी तब से वो जानती है एप्स्टीन को, और एप्स्टीन 1980 में उसके बाप के लंदन के दफ्तर में बैठता था जो रॉबर्ट मैक्सवेल का दफ्तर था। और ये नाज़रीन को पहले भी हमने बताया, दोबारा याद दहानी करा दें, वो बरतानिया के बड़े अखबारात का जो ग्रुप था मिरर, उसका मालिक था। बिल्कुल ऐसे। तो एक तरह से आप कह लें मीडिया मोगल था, एक जायंट था मीडिया का। और वो भी एजेंट था, वो हम पहले बता चुके हैं कि किस तरह मोसाद के लिए वो काम करता था। बिल्कुल। तो ग्लेन मैक्सवेल बहुत बड़ा, मैंने आपको कहा, एक राज है। ये ऐसे है जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास फाइल्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल के पास भी बताने को बहुत कुछ है। लेकिन एक मामला उन्होंने और किया, उन्होंने इसी हेयरिंग में बता दिया
कि क्लिंटन का कोई लेना देना नहीं था और ट्रंप का नहीं था। मतलब अमरीकी सुदूर जो हैं उन दोनों का इनके साथ कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। और याद रखें 27 फरवरी को आज से ठीक 10 दिन के बाद हिलरी क्लिंटन अपने हस्बैंड के साथ डेपोजिशन बयान खल्फी देने के लिए वहाँ पे बैठेंगी। और जेरड फोर्ड जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था 1983 में, वो फॉर्मर साबिक सदर था जो कांग्रेस के सामने पेश हुआ था। उसके बाद ये दूसरा सदर होगा बिल क्लिंटन। और दोनों मियाँ बीवी चाहते हैं जो हियरिंग होनी है वो ओपन हो, जिस तरह अभी तमाम अमेरिका देख पा रहा है कि वहाँ के ऊपर जितने लोग आ रहे हैं अमेरिकन बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन के, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के, वो जो बात कह रहे हैं वो मैं और आप और हमारा कैमरामैन सुन सकता है, देख सकता है क्या हो रहा है। वो कहते हैं हम भी चाहते हैं हम अंडर ओथ जो बयान हल्फी दें वो पूरी दुनिया सुने। बिल्कुल ठीक। आप उसे इनडोर करके इन कैमरा सेशन करके ये इंप्रेशन देना चाहते हैं जैसे हम कल्परेट हैं। और अभी बिल जो उसकी बेसिस है हिलरी क्लिंटन साबिक जो उम्मीदवार थी सदारत की, उसने इंटरव्यू दिया बीबीसी को कि ये सारा कुछ डिस्ट्रैक्शन है, ये कवर अप ऑपरेशन है, ताकि सारे कैमरे सारी नजरें ट्रंप की बजाय जाने की बजाय हमारी तरफ रहें, क्लिंटन की तरफ है। तो ये तो हो गया मामला जिसके ऊपर अभी हालात वाकयात जो हैं बिल्कुल ठीक है, आगे जाके पता चलेगा, मंजरनामा कितना क्लियर होगा।